हेलो, मैं आनंद सर। आज नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप। ये क्लास 10th सोशल साइंस विषय का चैप्टर है, इकाई थ्री सिविक्स। आइए देखते हैं सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप। कितने रूप हैं सत्ता के साझेदारी के, उनको हम अच्छे से समझेंगे। पहले तो देखते हैं कि कितने रूप हैं। पहला है शासन के विभिन्न अंगों के बीच बंटवारा। सत्ता की साझेदारी में पहला पॉइंट है शासन के विभिन्न अंगों के बीच बंटवारा। दूसरा है सरकार के विभिन्न स्तरों में बंटवारा। तीसरा है राजनीतिक दलों एवं दबाव समूहों के बीच बंटवारा। और चौथा पॉइंट है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। तो इसको क्रमवारी हम करके स्टेप बाय स्टेप देखने का प्रयास करेंगे और अच्छे से इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं आपके सामाजिक विज्ञान का सत्ता की साझेदारी चैप्टर का। सत्ता के साझेदारी के विभिन्न रूप में पहला रूप शासन के विभिन्न अंगों के बीच बंटवारा, अर्थात शासन के विभिन्न अंग। आप तो जाने शासन के विभिन्न अंग कौन कौन से हैं, पहले हम इनको ये समझने का प्रयास करें। तो ये शासन के विभिन्न अंग अर्थात इसमें 3 अंग होते हैं, जैसे दिया गया है, देख सकते हैं। व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो ये शासन के 3 अंग हुए। अब इनके बीच सत्ता का बंटवारा होता है या किया जाता है। इसमें अंग एक ही स्तर पर रहकर कहा जाता है। इसमें जो ये अंग हैं सत्ता के सरकार के, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इसमें एक ही इसमें जो अंग होते हैं वो एक ही स्तर पर रह करके अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। ये देखते हैं, कहा गया है कि इसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका ये शासन के विभिन्न अंग हैं। ये अंग एक ही स्तर पर रह करके अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। हर अंग एक दूसरे पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है, अर्थात व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एक दूसरे पर ये अपना नियंत्रण रखते हैं, जिससे शासन व्यवस्था में संतुलन बना रहता है। इसके उदाहरण आपको भारत और अमेरिका में देखने को मिलेगा। इस व्यवस्था को आप देखते हैं, इस व्यवस्था को नियंत्रण एवं संतुलन व्यवस्था भी कहा जाता है। शासन के विभिन्न अंगों के बीच बंटवारा को नियंत्रण एवं संतुलन व्यवस्था भी कहा जाता है। अब क्योंकि कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती है और न्यायपालिका की नियुक्ति करती है। कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती है और न्यायपालिका की नियुक्ति करती है, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका और व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए नियमों एवं कानूनों की व्याख्या करती है। क्या कहा गया है कि न्यायपालिका ही कार्यपालिका और व्यवस्थापिका बनाए गए कानूनों की व्याख्या करती है या उस पे अंकुश लगाने का कार्य करती है। एक और तो कहा गया है कि कार्यपालिका जो होती है वो सत्ता का उपयोग करती है और न्यायपालिका की नियुक्ति कर रही है, पर न्यायपालिका जो होती है वो कार्यपालिका व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश लगाने का कार्य करती है।
इसीलिए इसे नियंत्रण एवं संतुलन व्यवस्था कहा गया है। इसे क्षैतिज वितरण भी कहा जाता है। इसे क्षैतिज वितरण भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, देखते हैं। क्योंकि इसमें सरकार के जो अंग होते हैं वह एक ही स्तर पर रह करके अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इसे क्षैतिज स्तर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक ही स्तर पर रह करके अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं, अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो शायद ये शासन के विभिन्न अंगों के बीच बंटवारा स्पष्ट हुआ होगा। सेकेंड देखते हैं, सरकार के विभिन्न स्तरों में बंटवारा का क्या कहा गया है। सरकार के विभिन्न स्तर, यहाँ स्तर की बात की गई है, यहाँ अंगों की बात थी और यहाँ विभिन्न स्तरों के सरकार के जो स्तर है बात की गई है, यहाँ अंगों की बात की गई थी। इसमें देखते हैं, इसमें पूरे देश को एक सरकार, पूरे देश में एक सरकार होती है जिसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार कहा जाता है। अब ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के नीचे राज्य सरकार कार्य करती है, जिसे प्रांतीय स्तर के या प्रांत स्तर की सरकार कहा जाता है या प्रांतीय सरकार हम उसे कहते हैं। इस सत्ता के बंटवारे वाले देश में संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार को कितनी शक्तियां प्राप्त होनी चाहिए, राज्य सरकार को कितनी शक्तियां प्राप्त होनी चाहिए, इसका उल्लेख संविधान में स्पष्ट रूप से पहले ही निर्धारित रहता है। इसे ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। इस शासन व्यवस्था को अर्थात शासन के विभिन्न स्तरों में बंटवारा को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है देखते हैं। क्योंकि इसमें सत्ता के वितरण उच्च से निम्न स्तर पर रहता है। अर्थात केंद्र सरकार जो सबसे ऊंची सरकार होती है, उसके बाद राज्य सरकार जो नीचे की सरकार होती है। तो इसीलिए इसे ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। एक दफा फिर से देखते हैं, इसे ऊर्ध्वाधर वितरण क्यों कहा जाता है। क्योंकि इसमें सत्ता का वितरण जो रहता है वो उच्च से निम्न स्तर तक रहता है। अर्थात केंद्र सरकार रहती है उच्च स्तर पर, फिर उसके बाद राज्य सरकार। यह व्यवस्था बेल्जियम में अपनाई गई थी लेकिन श्रीलंका में नहीं अपनाई गई थी। राज्य सरकार के नीचे अब देखते हैं, दो तो हमने पढ़ा, स्तरों में दो सरकारों को हमने देखा कि एक केंद्र सरकार या संघीय सरकार है, दूसरी प्रांतीय सरकार या राज्य सरकार है। अब इसके नीचे भी सरकारें की स्थापना रहती है, जिसे कहते हैं जिसे कार्यपालिका और पंचायतें। राज्य सरकार के नीचे कार्यपालिका, पंचायतें ऐसी ही इकाइयां हैं जिनमें हम सरकार की शक्तियों का या सत्ता का बंटवारा करते हैं। पहला आपका केंद्र सरकार हो गया, दूसरी राज्य सरकार हो गई और उससे नीचे की इकाइयों के नगर पालिका और पंचायतों की इकाइयों को हम रख सकते हैं, जिनमें सरकार के विभिन्न स्तर जो बताए गए हैं उसमें सत्ता का बंटवारा होता है या रहता है। तो शायद स्पष्ट हुआ होगा। ये एक दफा इसको फिर देते हैं। सरकार के विभिन्न स्तरों में बंटवारा। स्तरों का अर्थ है केंद्र सरकार और राज्य सरकार में शक्तियां बटी रहती हैं और इसमें स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख रहता है कि केंद्र सरकार को
कितनी शक्तियां प्राप्त होगी और राज्य सरकार को कितनी शक्तियां प्राप्त होगी। इनकी शक्तियों का वितरण स्पष्ट रूप से संविधान में रहता है। इसे ऊर्ध्वाधर वितरण भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें उच्च सरकार से निम्न सरकार का स्तर रहता है। और यह व्यवस्था बेल्जियम सरकार ने अपनाई थी, श्रीलंका ने नहीं अपनाई थी। और इसमें देखते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार के अलावा और भी शक्तियों में बंटवारा रहता है। वो दो इकाइयां हैं, नगर पालिका और पंचायतें, ऐसी इकाइयां हैं जिसमें शक्तियों या सत्ता का बंटवारा रहता है। आइए तीसरा स्तर देखते हैं, राजनीतिक दलों दबाव समूहों के बीच बंटवारा। अर्थात राजनीतिक दल और जो दबाव समूह हैं उनके भी बीच शक्तियों का बंटवारा रहता है। आगे देखते हैं कैसे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता जो होती है विभिन्न राजनीतिक दलों के पास आती जाती रहती है। जैसे हर देश अपने आप को लोकतांत्रिक साबित करना चाहता है, तो उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों के पास सत्ता आती जाती रहती है। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे अनेक हित समूहों को हम आपस में क्रियाशील देखते हैं कि हर व्यक्ति, चाहे वो मजदूर वर्ग का, चाहे वो किसान हो, उद्योगपति है, हर व्यक्ति अपने आप को क्रियाशील या कार्य रूप में सक्रिय हम भी देखते हैं। तो ये दबाव समूह, चाहे वो उद्योगपतियों का अपना एक समूह हो, चाहे व्यापारियों का, चाहे किसान का, या उद्योग में काम करने वाले मजदूरों का, तो ये दबाव समूह सरकार की विभिन्न समितियों में सीधे ही भागीदारी करके सत्ता में हिस्सेदारी करते हैं। ये दबाव समूह सरकार की विभिन्न समितियां में सीधे ही भागीदारी करके सत्ता में हिस्सेदारी करते हैं। कौन करता है? ये दबाव समूह। अमेरिका इसका स्पष्ट उदाहरण है। तो राजनीतिक दलों और दबाव समूहों का अमेरिका कैसे एक अच्छा उदाहरण पेश करता है, आइए देखते हैं। अमेरिका में कहते हैं कि दो दल हैं। अमेरिका में दो दल हैं जो चुनाव के समय चुनाव लड़ते हैं और जीतने का प्रयास करते हैं। तो चुनाव के समय या चुनाव के बाद, चुनाव के समय या चुनाव के बाद राजनीतिक दलों की आर्थिक सहायता करते हैं। कौन? ये दबाव समूह, चाहे जो उद्योगपति हैं, चाहे व्यापारी हैं, चाहे औद्योगिक मजदूर काम करने वाले लोग, ये लोग क्या करते हैं? राजनीतिक दलों की आर्थिक रूप से सहायता करते हैं और सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करके सत्ता में अपनी हिस्सेदारी निभाते हैं। अर्थात सत्ता में इनका अपना रोल रहता है। तो राजनीतिक दलों और दबाव समूह के बीच बंटवारा में अमेरिका एक उदाहरण यहाँ पे महत्वपूर्ण होता है। इसको एक दफा फिर देखते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता विभिन्न राजनीतिक दलों के पास आती और जाती रहती है। और दबाव समूह, चाहे वो उद्योगपति हो, व्यापारी हो, और चाहे वो किसान हो और औद्योगिक मजदूर हो, ये अनेक हित समूह को हम सक्रिय या क्रियाशील देखते हैं। दबाव समूह सरकार की विभिन्न समितियों में सीधे भागीदारी करके
सत्ता के हिस्सेदारी में अपना दबाव रखते हैं सीधे समितियों के द्वारा। ये सत्ता में अपनी हिस्सेदारी रखते हैं या निभाते हैं। ऐसे उदाहरण आपको अमेरिका में मिलेंगे। अमेरिका में 2 राजनीतिक दल हैं जो चुनाव लड़ते हैं, जीतने का प्रयास करते हैं, और चुनाव के समय या चुनाव जीतने के बाद ये दबाव समूह इन राजनीतिक दलों को आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं और ये सैन्य नीतियों को प्रभावित करके सत्ता में अपनी हिस्सेदारी पेश करते हैं। आइए चौथा देखते हैं, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच, अब यहाँ पे आ गया है कि विभिन्न सामाजिक समूह की बात की गई है और यहाँ दबाव समूहों की बात की गई है। राजनीतिक दलों एवं दबाव समूहों की बात की गई है। यहाँ पे स्तर की बात की गई सरकार के, और यहाँ सरकार के समूहों की बात की गई है। अब ये समूह कौन से हैं जो सत्ता में अपनी हिस्सेदारी या इनका अपना सत्ता में हिस्सेदारी ली जाती है और ये अपनी भूमिका निभाते हैं। देखते कुछ देश के संविधान में इस बात का प्रावधान कहा गया है, कुछ देश के संविधान में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय, कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। कहा गया कुछ संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि सामाजिक रूप से जो कमजोर हैं और महिलाओं को प्रशासन में और विधायिका में हिस्सेदारी दी जाए ताकि लोग स्वयं को शासन से अलग ना समझे। अर्थात जो ये कमजोर लोग हैं, सामाजिक रूप से कमजोर है, महिलाएं हैं, इनको भी शासन में हिस्सा दिया जाए ताकि ये अपने आप को स्वयं को शासन से अलग ना समझे। ऐसे इसी में आते हैं अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यकों को भी इसी तरह की सत्ता में उचित भागीदारी दी जाए। जो अल्पसंख्यक हैं अर्थात संख्या में कम रहते हैं, उनको भी इसी तरीका की उचित भागीदारी दी जाए जो उनके लिए उचित हो दी जाए। इसका उदाहरण बेल्जियम का सामुदायिक सरकार है। इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण पेश करता है। कौन? बेल्जियम का सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो कि सत्ता के साझेदारी में हम कहा गया है कि भागीदारी में जो ये अंग है, स्तर है, दबाव समूह, राजनीतिक दल है या सामाजिक समूह है, ये अपनी सत्ता में भागीदारी करके अपना शासन व्यवस्था में इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। आइए इसको एक दफा फिर अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप। पहले रूप है शासन के विभिन्न अंगों के बीच बंटवारा। अब हम ये देखें, ये अंग कौन से? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, 3 अंग। इनके बीच सत्ता का बंटवारा होता है और इसमें अंग जो होते हैं एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। अर्थात इनका स्तर एक ही है, चाहे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, एक ही स्तर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं और एक दूसरे पर नियंत्रण रखकर संतुलन बनाए रखने का कार्य करते हैं। चाहे व्यवस्थापिका है, चाहे कार्यपालिका, चाहे न्यायपालिका है। इसका स्पष्ट उदाहरण आपका भारत और अमेरिका में देखने को मिलेगा। इस व्यवस्था को नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था कहते हैं क्योंकि कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती है और न्यायपालिका की नियुक्ति करती है, पर न्यायपालिका व्यवस्थापिका और कार्यपालिका द्वारा बनाए गए
नियम या सिद्धांतों पर अंकुश लगाने का कार्य करती है। इसलिए इसे नियंत्रण एवं संतुलन व्यवस्था कहा गया है। इसे क्षैतिज वितरण भी कहा जाता है। अब इसे क्षैतिज वितरण क्यों कहा जाता है देखते हैं। क्योंकि इसमें सरकार के अंग जो होते हैं एक ही स्तर पर रह करके अपनी शक्तियों का एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। आइए, सरकार के विभिन्न स्तरों में बंटवारा। सरकार के विभिन्न स्तर कहा गया है। पूरे देश में एक ही सरकार रहती है होती है जिसे केंद्र या संघीय सरकार कहते हैं। अब केंद्रीय और संघीय सरकार, फिर प्रांत स्तर पर सरकारें अलग अलग बनती हैं। अर्थात केंद्र सरकार, फिर प्रांतीय स्तर पर सरकारों का गठन होता है। इस सत्ता के बंटवारे वाले देश में कहा गया है, इस सत्ता के बंटवारे वाले देश में संविधान में स्पष्ट केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियों का स्पष्ट रूप से बंटवारा हुआ रहता है, जिससे केंद्र सरकार के पास जो शक्तियां रहती हैं और राज्य सरकार की जो शक्तियां होती हैं उसे केंद्र निर्धारित करता है। इसे ऊर्ध्वाधर वितरण भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सत्ता का जो वितरण रहता है वो उच्च से निम्न स्तर पर रहता है। यह व्यवस्था बेल्जियम में अपनाई गई, श्रीलंका में नहीं अपनाई गई। राज्य सरकार के नीचे कहा गया है कि नगर पालिका और पंचायतें ऐसी ही इकाइयां हैं। जैसे फिर देखते हैं स्तरों पे। केंद्र सरकार आएगी, केंद्र सरकार, उसके बाद आपकी राज्य सरकार, प्रांत स्तर पर ये प्रांतीय सरकार हम कह सकते हैं, उसके बाद आपकी पंचायतें, बाद ये नगर पालिका, उसके बाद पंचायतें। तो ये स्तरों पे सरकार का बंटवारा है। राजनीतिक दलों और दबाव समूह के बीच बंटवारा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता विभिन्न दलों के पास आती और जाती रहती है। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान, औद्योगिक मजदूर जैसे अनेक हित समूहों को भी सक्रिय रूप से क्रियाशील पाते हैं। और ये दबाव समूह विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी कर सत्ता में हिस्सेदारी करते हैं। अमेरिका इसका स्पष्ट उदाहरण है। आइए देखते हैं अमेरिका कैसे इसका स्पष्ट उदाहरण है। आर्थिक सहायता वाले सामाजिक नीतियों को प्रभावित करके सत्ता में हिस्सेदारी निभाते हैं। ताकि अमेरिका दो दलों में जो है वो दो दलों वाला देश है, जहाँ पे चुनाव लड़कर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। चुनाव के समय या चुनाव के जीतने के बाद यही राजनीतिक दलों की आर्थिक सहायता करते हैं और सारी नीतियों को प्रभावित करके सत्ता में हिस्सेदारी निभाते हैं। कौन? यही दबाव समूह और यही हित समूह। जब चुनाव समय होता है तो ये आर्थिक रूप से इनकी सहायता करते हैं और फिर बाद में ये अपनी समितियों के माध्यम से सीधे हिस्सेदारी करते हैं और सरकार की जो सारी नीतियां होती हैं उसमें ये उस नीतियों को प्रभावित करते हैं डायरेक्टली। आइए विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। कुछ देशों के संविधान में इस बात का प्रावधान रहता है कि वहां पे सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग और महिलाओं को विधायिका या प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए, ताकि वो लोग स्वयं को शासन से अलग ना समझे। कौन? कमजोर लोग और महिलाओं को शासन में हिस्सेदारी दी जाए ताकि वह शासन से अपने आप को अलग महसूस ना करें, वो भी समझे कि मैं शासन का एक हिस्सा हूँ। ऐसे ही
अल्पसंख्यक जो संख्या में कम रहते हैं उनको भी उचित हिस्सेदारी दे करके हम हिस्सेदारी दे करके शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने में अच्छा योगदान कर सकते हैं। जैसे इसका उदाहरण बेल्जियम का सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। कौन सा? बेल्जियम का सामुदायिक सरकार। तो ये सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप थे। हमने तो क्रमवार पढ़ने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया। और अगर आप लोगों को एक दफ़ा वीडियो देखने के बाद अगर नहीं समझ में आता है तो हम वीडियो को डाउनलोड करके 2 से 3 दफ़ा अगर देखेंगे तो ये सत्ता की साझेदारी का जो विभिन्न रूप है स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।